हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और आइंस्टीन इक्वेशन पढ़ ली थी, जिसमें हमने आइंस्टीन के दो इफेक्ट पढ़े थे जिसने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को प्रूफ किया। पहला इफेक्ट था ब्लैक बॉडी रेडिएशन और दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन दोनों के बारे में हमने बात कर ली थी। रदरफोर्ड का मॉडल फेल होने के बाद एक नया मॉडल एग्जिस्टेंस में आया जिसका नाम था बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। हेडिंग डालिए। बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल क्या कहते हैं? नंबर फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित ऊर्जा के पथों में, ये पथ कहते हैं वृत्तीय वृत्तीय पथों में चक्कर लगा। तो ये बोर से अलग कैसे, तो वो रदरफोर्ड से अलग कैसे? रदरफोर्ड कहता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ सभी वृत्तीय पथों में चक्कर लगा। बोर कहता है नहीं, सभी वृत्तीय पथों में चक्कर नहीं लगा, कुछ निश्चित ऊर्जा के वृत्तीय पथों में ही चक्कर लगा, जिसमें ऊर्जा की गणना की जा सकती है। और ऊर्जा की गणना करने के लिए उसने एक फॉर्मूला भी दिया था, En इज इक्वल टू -1312 बाई एन स्क्वायर। ये किलो जूल पर मोल, ये उसने फॉर्मूला दिया था कि इस आधार पर एन का मान रखकर हम निकाल सकते। वो ये कहता है कि ये नाभिक है और इसके बाहर पहला पथ के, दूसरा एल, तीसरा एम, चौथा एन। के लिए स्मॉल एन का मान 1 है, एल के लिए 2 है, एम के लिए 3 है, एन के लिए 4। इसका सीधा सीधा मतलब है कि इन वृत्तीय पथों की ऊर्जा निश्चित है। निश्चित ऊर्जा के वृत्तीय पथों में वो चक्कर लगा। ये पहली बात बोर ने बताई। तो रदरफोर्ड कहता था कि सारे वृत्तीय पथों में चक्कर लगा रहे। बोर ये कह रहा है कि नहीं, सारे वृत्तीय पथों में चक्कर नहीं लगा, कुछ निश्चित ऊर्जा के वृत्तीय पथों में ही चक्कर लगा। नंबर सेकंड, बेटे यहां पर एक पॉइंट और लिखूंगा, इन निश्चित ऊर्जा के वृत्तीय पथों को ऑर्बिट या स्टेशनरी पाथ का, स्टेशनरी पाथ कहा गया। चलिए नंबर दूसरा,
इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं वृत्तीय पथों में उन्हीं वृत्तीय पथों में परिक्रमा कर रही, जिनमें उनका कोणीय संवेग MBR h/2 का पूर्ण गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं वृत्तीय पथों में परिक्रमा कर रहे हैं जिसमें उसका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज है। मतलब क्या हो, MBR बराबर होना चाहिए NH/2, जहां पर n का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ऐसे बढ़ सकता है। एक आध एग्जाम्पल देखो, अगर n का मान 1 रखूं तो MBR हो जाता है h/2। n का मान कितना है? 1। अच्छा, दूसरा देखिए, n का मान 2 रख तो MBR हो जाता है 2h/2 या h/π। n का मान 3 रख तो MBR हो जाता है 3h/2, that is equal to 1.5 h/π। इसी तरीके से n का मान 5 रखते तो MBR हो जाता है 5h/2, मतलब डिवाइड कर लो 2.5 h/π। ये सब मैंने क्यों बताया? सामान्य सा प्रश्न आपसे पूछेगा कि बोर के मॉडल के अकॉर्डिंग जिन वृत्तीय पथों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं उनके कोणीय संवेग का क्या क्या मान हो सकता है। बच्चों को एक अजीबोगरीब प्रॉब्लम है कि वो डिवाइड नहीं करते और वो ये याद कर लेते हैं कि n का मान 1 2 3 4 हो सकता है, पॉइंट में नहीं हो सकता। हाँ, बिल्कुल सही बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो h/2 का बात कर रहा है, यहां देखो h/2 बाहर निकाल लो तो n का मान पॉइंट में नहीं है, 3 है। लेकिन वो h/π कर ले तो 1.5 आ जाए। इसी तरीके से वो h/π कर ले तो 2.5 आ जाए। इस बात का ध्यान रख, बच्चे गड़बड़ी कर जाते। बच्चे ये h/2 को बाहर नहीं निकालते। भाई यार ध्यान से देखो, यहाँ h/π है, h/2 नहीं। इसका मतलब 2 से भाग किया गया, तो क्या 2.5 h/π हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या 1.5 h/π हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हाँ, मैं कहूं क्या 1.5 h/2 हो सकता है? ये बात ध्यान देने वाली। तो ये ध्यान देना कि n का मान जब कभी भी न्यूमेरल रखेंगे तो h/2 वाला टर्म बाहर निकालें। क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? यहां पर h/2 वाला टर्म बाहर। जैसे आपसे कोई पूछे क्या कि MBR का मान 2.5 h/π, तो n का मान निकाले, तो क्या काम कर देंगे, इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद h/भाई 2.5 किसका आधा है? 5 का, तो 5/2 कर लो। फिर h/2 बाहर निकाल लो, n का मान 5 निकल के बाहर आ जाए। तो ये ध्यान रखिएगा कि h/2 का पूर्ण गुणज है, h/π का नहीं। तो h/π के केस में मान पॉइंट में आ सकता। नेक्स्ट,
इन निश्चित ऊर्जा के वृत्तीय पथों परिक्रमा करते समय इलेक्ट्रॉन स्वतः अपनी ऊर्जा का ह्रास नहीं करता, क्योंकि एक निश्चित ऊर्जा के पथ में परिक्रमा लगा रहा है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को परिक्रमा का लगाने के लिए उतनी ऊर्जा ग्रहण करनी पड़ेगी। इसका मतलब वो ऊर्जा का ह्रास नहीं कर सकता। यहां से एक बात क्लियर हो गई, अगर ऊर्जा का ह्रास नहीं कर सकता तो लगातार जो रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग हो रहा था कि लगातार घूम घूम के एक बार नाभिक से टकरा जाएगा, वो बात गलत साबित होगी। नाभिक से नहीं टकराएगा, अपने वृत्तीय पथ में परिक्रमा कर रहा है जिसमें उसकी एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा है, तो वो नीचे नाभिक नहीं गिरेगा और फिर परमाणु नष्ट नहीं होगा। अच्छा, ये बाहर से ऊर्जा दी जाए तो उसकी भी बात करता, परंतु यदि इलेक्ट्रॉन किसी बाह्य स्रोत से ऊर्जा ग्रहण करता है तो अपने से उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंचता है और वहां 10⁻⁸ सेकंड तक विश्राम करने के बाद वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेता है। ऊर्जा किस रूप में ग्रहण करेगा? एच न्यू के रूप। अब जरा ध्यान से देखिए, मान लीजिए n बराबर 1 से एच न्यू ऊर्जा ग्रहण करता है तो n बराबर 2 पर पहुंचता है। मान लीजिए n बराबर 2 से एच न्यू ऊर्जा ग्रहण करके n बराबर 5 पर पहुंचता है, तो कुल कितने फोटोन ग्रहण किए? अवशोषित फोटोन, अवशोषित फोटोन 2। पहली बार एच न्यू ग्रहण किया n बराबर 1 से n बराबर 2, फिर एच न्यू ग्रहण किया n बराबर 5। जैसे देख, और एक एग्जाम्पल, मान लीजिए पहले n बराबर 2 पे था, एच न्यू ग्रहण करता n बराबर 4 पर आ रहा, फिर एच न्यू ग्रहण करता n बराबर 6 पर आ रहा, तो कुल अवशोषित फोटोन बराबर 3। अब मैं कहता हूं कि ये n बराबर 5 पे था, यहां पर फोटोन ग्रहण किए जा रहे थे प्लस एच,
अब वापस आ रहा है तो माइनस एच न्यू, मैं कहता हूं n बराबर 3 पर आया, माइनस एच न्यू n बराबर 2 पर आया, माइनस एच न्यू n बराबर 1 पर आया। तो इसका मतलब यहां फोटोन अवशोषित नहीं किए, उत्सर्जित किए। तो उत्सर्जित फोटोन बताइए कितने स्टेप में आया, 3। उत्सर्जित फोटोन बराबर 3। तो एच न्यू के मान के बराबर ऊर्जा ग्रहण करके अपने से उच्च ऊर्जा स्तर में जा सकता है और उतनी ही ऊर्जा त्याग कर वापस अपने स्तर में लौटेगा। ये बोर का परमाणु मॉडल के मुख्य 3 सिद्धांत थे। दोबारा से समझेंगे। पहला सिद्धांत था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ सभी वृत्तीय पथों में परिक्रमा नहीं कर रहा, सिर्फ उन्हीं वृत्तीय पथों में परिक्रमा कर रहा है जिसमें उसकी एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा उपस्थित है। दूसरा क्या बताया कि पहले तो उन पथों को स्टेशनरी पाथ या ऑर्बिट कहा गया, और दूसरी बात यह कही कि सिर्फ उन्हीं पथों में परिक्रमा करेगा जिसमें उसका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होगा। यहाँ h/2 आवश्यक है, ध्यान रखो। h/π मत कर देना, सब गड़बड़ हो जाए। h/2 और तीसरी बात कही कि अगर इलेक्ट्रॉन बाह्य स्रोत से कहीं से ऊर्जा अवशोषित कर लेता है तो अपने से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, वहां 10⁻⁻8 सेकंड तक रुकने के बाद वापस अपनी अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। किस तरीके से फोटोन निकल रहे हैं या फोटोन ग्रहण किए जा रहे हैं उसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको ऊपर बताया। अब बात यह आती है कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ किसी भी वृत्तीय पथ पर परिक्रमा कर रहा है तो वहां पर रुका हुआ कैसे? इस बात को वैज्ञानिक ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में 2 विपरीत बल लग रहे हैं। इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच, नाभिक इलेक्ट्रॉन पर एक नाभिकीय आवेश लगा रहा है जिसको कूलम्बिक फोर्स कहते हैं। कूलम्बिक फोर्स पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में लग रहा है। इलेक्ट्रॉन जब परिक्रमा कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्रीय बल भी लग रहा है। तो जो कूलम्बिक फोर्स है और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, कूलम्बिक बल और अपकेंद्रीय बल एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन निश्चित पथ पर गति कर रहा है। तो जरा बात कर लेते हैं बेटे। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ निश्चित पथ पर या निश्चित ऊर्जा के पथ पर परिक्रमा कर रहा है। क्योंकि कूलम्बिक फोर्स बैलेंस कर रहे हैं किसको? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल। कूलम्बिक फोर्स क्या होता है? Ze²/r²। के नहीं लगा रहा, के तब लगाऊंगा जब मैं MKS सिस्टम यूज करूंगा। यहां मैं CGS सिस्टम यूज करूंगा और CGS सिस्टम में के का मान 1। तो Ze²/r² बराबर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/। ये बात बेटा
आपको पता होनी चाहिए। अगर ये बात पता है तो हम परमाणु की त्रिज्या की गणना कर सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। परमाणु की त्रिज्या की गणना। कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ एटम। ये नाभिक है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है निश्चित ऊर्जा के पथ पर, इस तरीके से। तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी r, रेडियस। नाभिक इलेक्ट्रॉन पर कौन सा बल लगा रहा है? Ze² अपॉन r²। और इलेक्ट्रॉन पर बाहर की तरफ अपकेंद्री बल कौन सा लग रहा है? mv² अपॉन r। दोनों को बराबर, Ze² अपॉन r² बराबर होगा mv² अपॉन r। बेटा इस r से ये r चला गया, बचा क्या? Ze² अपॉन r बराबर mv²। अब जरा यहाँ एक फॉर्मूला और डिराइव कर लेते हैं। हम बोर के परमाणु मॉडल में हम पढ़ चुके हैं MbR = NH अपॉन 2 पाई। पढ़ चुके हैं नहीं पढ़ चुके? यहां से V का मान निकाल लीजिए। V बराबर NH अपॉन 2 पाई MR। इसको यहां रख, तो हो जाएगा Ze² अपॉन R बराबर M इंटू N² H² अपॉन, बताओ बेटा, 4 पाई स्क्वायर M² R²। चला गया, इस R से ये चला गया, इस R को ऊपर ले इधर, R बराबर हो जाएगा N² H² अपॉन 4 पाई स्क्वायर M Z²। ये फॉर्मूला आ गया आपका परमाणु की त्रिज्या के लिए। अब कांस्टेंट्स अलग कर लेते हैं और वेरिएबल अलग कर लेते हैं। चलो करते हैं। तो R की वैल्यू आ जाएगी आपके पास H² अपॉन 4 पाई स्क्वायर ME² इंटू N² बाई, ये कैलकुलेट करेंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी 0.529 इंटू N² बाई Z एंगस्ट्रॉम। ये आपका पहला फॉर्मूला निकल गया जिससे कि आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अब जरा R के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। R की वैल्यू आई 0.529 इंटू N² बाई Z। इतने एंगस्ट्रॉन, N² बाई Z एंगस्ट्रॉन हमारे पास वैल्यू, ठीक है। मतलब ये कहा जा सकता है कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N² बाई Z। मैं ये भी कह सकता हूं N का मान बढ़ेगा तो R का मान बढ़ेगा, और Z का मान बढ़ेगा और N का कांस्टेंट हो जाएगा तो R का मान घटेगा। चलिए, तो यहां से दो एक फॉर्मूलाज निकल गए। कैसे फॉर्मूलाज? पहले तो फॉर्मूला ये निकल गया कि R1 बाई R2 बराबर N और Z अगर दोनों वेरिएबल हो जाए तो N1 बाई N2 का होल स्क्वायर इंटू
Z2/Z। ये फॉर्मूला याद कर लो बेटे, बाद बाकी सारे फॉर्मूले अपने आप निकल आए। क्यों? मान लीजिए n बराबर कांस्टेंट और Z वेरिएबल कर, हाइड्रोजन का पहला कोष, हीलियम का पहला कोष, तो उस स्थिति में n कांस्टेंट कर लो, फॉर्मूला बन जाएगा R1/R2 बराबर Z2/। ध्यान रखिएगा He में He पॉजिटिव देगा, कारण बोर का परमाणु मॉडल एकल इलेक्ट्रॉन तंत्र के लिए ही वैलिड है। यहाँ एक नोट मुझे लिखना पड़ेगा, ऊपर लिखना चाहिए था कि बोर का परमाणु मॉडल सिर्फ एकल इलेक्ट्रॉन तंत्र, एकल इलेक्ट्रॉन तंत्र मतलब हाइड्रोजन लाइक है, हाइड्रोजन लाइक एटम। एग्जाम्पल लिखो, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन He पॉजिटिव, Li2 पॉजिटिव, Be3 पॉजिटिव एटसेट्रा तंत्र के लिए ही कार्य करता है। मजेदार बात तो ये है बेटे कि जो आज हम परमाणु मॉडल पढ़ रहे हैं, श्रोडिंगर का परमाणु मॉडल, वो भी सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए ही निकाला गया। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए अप्रोक्सीमेशंस निकाले गए हैं जो आज तक सही। जितनी भी गणनाएं की गई हैं श्रोडिंगर इक्वेशन में ही, वो सारी के सारी मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को लेके ही की गई। मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के कुछ रिजल्ट्स निकाले गए जो पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर काम कर जाते। इसलिए मुझे ये कहना पड़ेगा कि पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए अलग से तो आज तक कोई मॉडल नहीं है। शायद आपको ये बात पहली बार मालूम चले, लेकिन समझिएगा और ये ध्यान रखिए कि श्रोडिंगर का भी परमाणु मॉडल हाइड्रोजन मॉडल परमाणु को लेके ही निकाला गया, मोनो इलेक्ट्रॉन को लेके ही निकाला गया। हाँ, उसके कुछ रिजल्ट्स निकाले गए हैं और वो रिजल्ट्स पॉली इलेक्ट्रॉन तंत्र पर काम करते। इसलिए पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है उसके लिए अलग से अब तक कोई भी कैलकुलेशंस हमारे पास नहीं। तो इसलिए मैं तो ये कहता हूं कि बोर का परमाणु मॉडल वास्तविकता में एक बहुत अच्छा मॉडल था। बस कमी इतनी ही थी कि उस समय हमें सिर्फ लाइट के डुअल नेचर के बारे में जानकारी थी, मैटर के डुअल नेचर के बारे में जानकारी नहीं थी। मैं ये कहूंगा कि डी ब्रॉगली और हाइजेनबर्ग थोड़ा लेट पैदा हुए, अन्यथा बोर भी बहुत कुछ अच्छा बताता। अच्छा, पहला तो एक मैंने ये निकाल ली, और क्या निकाल सकता हूं? अब मान लीजिए कि मैं n को कांस्टेंट कर देता, सॉरी n को कांस्टेंट कर दिया, मैं z को कांस्टेंट कर देता, z बराबर कांस्टेंट, मतलब हाइड्रोजन परमाणु के पहले कोष और दूसरे कोष, तो फॉर्मूला बन जाएगा R1/R बराबर N1/N2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला। तो आप ये पहला वाला ध्यान रखिए, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N²/Z, इससे आप कोई भी निकाल सकते हैं। और जो है ये फॉर्मूले से छोटी छोटी ये कैलकुलेशन, जैसे कह दिया जाए कि Li2 पॉजिटिव के लिए द्वितीय कोष और He पॉजिटिव के द्वितीय कोष, मतलब n का वैल्यू कांस्टेंट, तो फॉर्मूला पहला वाला लगा दीजिए R1/R2 बराबर Z2/Z। अच्छा, डायरेक्ट ये पूछ लिया जाए कि Li2 पॉजिटिव के तृतीय कोष की त्रिज्या निकालो,
तो फॉर्मूला लगाओ, R बराबर 0.59 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, डायरेक्ट फॉर्मूला। इससे आप परमाणु की त्रिज्या की गणना कर सकते। नंबर सेकंड पॉइंट, हम अब जिसकी बात कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉन का वेग, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जरा बेटा ये बताइए, आर की क्या वैल्यू आपने निकाली थी? पीछे देखिए, आर की वैल्यू निकाली थी एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। तो यहां लिख लीजिए एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। ये हम निकाल चुके हैं परमाणु की त्रिज्या। अच्छा, फॉर्मूला क्या है? एम बी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2, यही फॉर्मूला। बेटा यहाँ आर की वैल्यू क्या हो जाएगा? एम, या तो एक काम करते हैं, इसको नीचे ले आते, v बराबर एन एच अपॉन 2 पाई एम, और आर की जगह क्या वैल्यू रख देते हैं? ये एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। इतनी ही तो वैल्यू है, बोलो। हाँ सर। आर की वैल्यू रख दी हम। बेटा इस एम हाँ से एम चला गया, 2 बचा, पाई से पाई चला, और कुछ जाएगा, एन से एन चला जाएगा, एक एन, से एच चला, एच से एक एच। क्या बचा बताइए? v बराबर 2 पाई जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच, यही तो बच गया, बोलो। दैट इज इक्वल टू 2 पाई ई स्क्वायर अपॉन एच इंटू जेड बाई। क्या ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है आपको? यहां पर हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा v बराबर 2.18 इंटू 10⁶ इंटू जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पर फॉर्मूला आ गया v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन। मतलब मैं ये कह सकता हूं v1 बाई v2 बराबर z1 बाई जेड इंटू n2 बाई n। अब अगर किसी एक को कांस्टेंट ले लोगे तो दूसरा वेरिएबल हो जाए। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, माना v1 v2 व v3 क्रमशः हाइड्रोजन परमाणु, He पॉजिटिव तथा Li2 पॉजिटिव के प्रथम कोश
में घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों का वेग है। तो सत्य कथन का चुनाव कीजिए। ऐसे कोई क्वेश्चन देते, पहला कथन कह दे V1 बराबर V2 बराबर V3, दूसरा कह दे V1 V2 V3, तीसरा कह दे V1 V2 V3, और चौथा कह दे डाटा इनसफिशिएंट। तो फिर आप क्या करें, देखिए जरा ध्यान से। आपसे कहा गया है V1 हाइड्रोजन परमाणु का प्रथम कोश, N बराबर 1, V2 He पॉजिटिव का प्रथम कोश मतलब N बराबर 1, V3 Li2 पॉजिटिव का प्रथम कोश N बराबर 1। लेकिन यहाँ पे Z बराबर 1, यहाँ पे Z बराबर 2 है, और यहाँ पे Z बराबर 3। Z क्या है? परमाणु क्रमांक। चलिए, तो फॉर्मूला क्या होता है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z बाई Z अपॉन N। तो मैं ये कह सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, V बराबर V0 इंटू Z बाई N। V0 तो सेम रहेगा 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6। तो ध्यान दो, पहले के लिए V1 बराबर V0 इंटू Z बाई N क्या है? 1 बाई 1। बोलो बेटा, प्रथम कोश है और N Z का मान 1। अच्छा, V2 क्या हो जाएगा? V0 इंटू Z बाई N, Z क्या है? 2 बाई 1। इसका मतलब 1 V2 इज इक्वल टू 2 2। V0। बोलो भाई, V3 क्या हो जाए? V0 इंटू Z बाई N, Z क्या है? 3। बोलो भैया, और N क्या है? 1। तो V3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3V0। तो अपने आप बताइए, V1 ज्यादा होगा, V2 ज्यादा होगा, या V3 ज्यादा होगा? अपने आप दिखाई दे रहा है V1 कम होगा, V2 ज्यादा होगा, और V3 क्या होगा? सबसे ज्यादा। ज्यादा। तो आपके पास अगर ऑप्शन देखे जाएं तो योर ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट। आपके पास दूसरा ऑप्शन सही हो जाए। अब बेटे, हम लोगों को बात करनी है ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किस तरीके से निकाले भाई? हम बात कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीन तरीके की एनर्जी की मैं बात करूंगा। टोटल एनर्जी दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। अब आपको तीनों एनर्जी की बात समझ में आ गई। पहली मैं बात करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी की, दूसरी बात करूंगा पोटेंशियल एनर्जी की, और तीसरी मैं बात करूंगा टोटल एनर्जी। खत्म होने के बाद मीटिंग आईडी भेजेंगे आप दूसरी? हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को मिला लोगे तो आपके पास मिलके बन जाएगा टोटल एनर्जी। अच्छा, एक बात तो, आपके पास फॉर्मूला था mv² अपॉन r बराबर ZE² अपॉन r²। फॉर्मूला था या नहीं? अगर इस r से ये r काट और दोनों तरफ
बेटा हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे थे, तो हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल, दोनों तरफ हाफ को मल्टीप्लाई करना था, ये यहां पर भी कर लो। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हमारे पास निकला है जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। तो यहां पर हमने काइनेटिक एनर्जी निकाल ली है, दैट इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। क्या किया था, एम बी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर से आर कट गया, बच गया एम बी स्क्वायर, दोनों तरफ हाफ का मल्टीप्लाई किया, तो 1/2 एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 जेड ई स्क्वायर बाई आर। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो गई जेड ई स्क्वायर बाई 2r। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगी जेड माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, दोनों को प्लस कर लो, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी है जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, पोटेंशियल एनर्जी है माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, दोनों को माइनस कर लेते हैं, तो टोटल एनर्जी आ जाएगी माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। बेटा आर की वैल्यू रख दो और यहां कैलकुलेट कर, तो टोटल एनर्जी की कैलकुलेशन हमारे पास आ जाती है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल पर एटम। इतनी वैल्यू हमारे पास टोटल एनर्जी की आ जाती है। एक वैल्यू मैंने आपको बोर्स मॉडल शुरू होने से पहले भी पढ़ाई थी, वो भी बता देता हूं। टोटल एनर्जी की एक वैल्यू मैंने बताई थी -1312 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल। एक वैल्यू होती है टोटल एनर्जी की -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। एक एनर्जी होती है टोटल, एक वैल्यू है -312 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर किलो कैलोरी पर मोल। ये बेटा इतनी वैल्यूज आपको याद रखना। अगर आप इतनी वैल्यूज याद कर लेते हैं तो आप एनर्जी के लिए, बेटे हम लोग यहां से ये कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी के लिए वैल्यू आ गई। अब जरा हाइड्रोजन एटम के लिए कैलकुलेट करें। फॉर हाइड्रोजन, बेटा n इज इक्वल टू 1, हमको निकाल रहे हैं टोटल एनर्जी निकाल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लेते हैं, तो वैल्यू आ गई -13.6। n इज इक्वल टू 2, तो -13.6 इंटू एन स्क्वायर, तो -13.6 बाई 4, दैट इज इक्वल टू -3 कितना आ जाएगा, 4 3 12 और 1 3.4,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, n इज इक्वल टू 3, तो -13.6 अपॉन 9 -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इज इक्वल टू 4, -13.6 बाई 16, तो दैट इज इक्वल टू -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां से एक बात पता चल रही है बहुत अच्छी, ध्यान से देखिए। 1 से लेके 2 तक जो एनर्जी गैप है वो करीबन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। बाद बाकी जैसे ही आगे बढ़ते चले जा रहे हैं तो जो गैप है वो कम होता चला जाए। मतलब सीधी सीधी बात है कि अगर ये न्यूक्लियस है तो जो पहली एनर्जी है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, जो दूसरी एनर्जी है वो -3.4 की है, और इस गैप से छोटा गैप बनेगा तीसरे के लिए, -1.51, और उससे भी छोटा गैप बनेगा चौथे के लिए। मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे गैप डिक्रीज होता चला जाए, -0.85। तो आपसे जनरली ये बात पूछ सकता है कि E2 माइनस E1 ज्यादा है या E3 माइनस E2 ज्यादा है, तो वो आप डायरेक्ट कैलकुलेट करके आप बता सकते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी गैप दो लेवल्स के बीच में कम होता चला जाए। चलिए, एनर्जी की एक बात तो मैंने ये आपसे, अच्छा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में क्या रिलेशन, इससे भी फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। बेटा एक चीज याद करो, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, दैट इज इक्वल टू -k। अब जरा ध्यान से देखिए, टीई और पीई इन दोनों का साइन तो सेम, लेकिन के का साइन क्या है, रिवर्स। तो इसका सीधा सीधा मतलब हो गया कि जो टीई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है -z² बाई n²। तो अगर n बढ़ेगा तो टोटल एनर्जी भी बढ़ेगी, अगर n बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी, लेकिन अगर n बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो मैं यहां पर एक दो पॉइंट लिख सकता हूं कि TE1 कम होगी, TE2 ज्यादा हो, फिर TE3, फिर TE4, ये पहला केस। अच्छा, पोटेंशियल के बारे में, उसके बारे में भी यही ऑर्डर आएगा, P1 कम होगी, P2 ज्यादा होगी, P3 और ज्यादा होगी, P4 और ज्यादा। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी ठीक उल्टा, Ke1 ज्यादा होगी, Ke2 कम होगी, Ke3 और कम होगी, Ke4 और इसके बारे में तो मैंने आपको बताया था कि E2 माइनस E1 ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू E3 माइनस। ये सारे पॉइंट्स अगर आप याद रखेंगे तो आप बोर्स मॉडल के क्वेश्चंस आसानी से कर सकते। यहां तक मैंने आपको आज बोर्स मॉडल के बारे में बताया। नेक्स्ट टर्न पर मैं आप लोगों को डुअल नेचर ऑफ मैटर, डी ब्रोगली इक्वेशन, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, और अभी इसमें एक चीज बची है जिसका नाम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, फिर डी ब्रोगली प्रिंसिपल पढ़ेंगे और फिर हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टर्न।